Assalamu alaikum. My name is Dr. Hafsa Farooq. I'm practicing as Senior Registrar in Services Hospital Lahore, and I'm also practicing in Doctors Hospital Gulshan Ravi लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैदे से रिलेटेड बीमारियां। अब जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सारी मैदे की अलामात के साथ आते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि हमें खाना हजम नहीं होता, मैदे में दर्द होता है, बर्ब्स आते हैं, गुबार चढ़ता है मैदे को, मैदे से दिमाग की तरफ, या बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीने की नाली में जलन हो रही होती है। अब इनकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ कॉजेज़ होती हैं। रिस्क फैक्टर्स में जो है हमारे पास जंक फूड, आजकल हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हम स्पाइसी खाने खाते हैं। जंक फूड स्पेशली जो हॉस्टलाइट्स और वर्किंग लोग होते हैं उनको टाइम नहीं मिलता कि वो घर से लंच लेके आएँ या वो घर जाके खाना खाएँ, तो वो आउटसाइड ही खाना ले रहे होते हैं। तो उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा सॉसेज और स्पाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उसकी वजह से जो है गैस्ट्रिक जूसेस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से मैदे की अलामात आती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग और कुछ टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, जो लोग छोटी छोटी बातों पे एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से जो है उनको एसिड रिलीज ज़्यादा होता है और वो इन अलामात के साथ आते हैं। और सबसे कॉमन वजह जो आजकल हमारे यहाँ आती है वो होती है एच पाइलोराई, जो जरासीम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के नाम से, वो मैदे के अंदर होता है। जाहिर है वो भी बाहर के खानों की वजह से आपके मैदे में चला जाता है और वो मैदे में डिफरेंट तरह की अलामात ज़ाहिर करता है। अगर वो पुराना हो जाए तो गैस्ट्रिक अल्सर, खून की उल्टी, काले पखाने या बहुत ज़्यादा दायमी मैदे के दर्द की वजह से मरीज़ जो है ना वो हमारे पास आते हैं। अब इसके लिए हमारे पास बहुत मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं। हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? हम हिस्ट्री बेसिस पे पेशेंट से कुछ सवालात करते हैं कि आपके खाने पीने की क्या रूटीन है, आप खाना खाने के कितनी देर बाद लेट जाते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपके स्लीप साइकिल कैसा है, और उसके बाद फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं अपने एच पाइलोराई को कंफर्म करने के लिए। अब इसमें जो है टेस्ट डिफरेंट तरह के और डिफरेंट प्राइसेस के हैं, जिस तरह पेशेंट प्रेफर करना चाहिए। जो सबसे 100% सेंसिटिविटी वाला टेस्ट है वो दो तरह के हैं। एक तो हम एंडोस्कोपी करके अंदर से बायोप्सी लेते हैं, उसका टुकड़ा जो है अंदर से लेके उसका टेस्ट करवाते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट है, उसकी 100% सेंसिटिविटी है। फिर हमारे पास यूरिया ब्रेड टेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट ने मैदे के जो कैप्सूल, जिनको हम PPI कहते हैं, वो डिफरेंट तरह के नाम से पेशेंट्स ऐसे ही GP दे देते हैं, या वैसे खुद से सेल्फ मेडिकेशन में लोग यूज़ कर रहे होते हैं। 2 वीक्स तक वो नहीं लेने चाहिए, वरना फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाते। फिर कुछ टेस्ट जो रिलेटिवली कम प्राइस के हैं नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए, उसमें हम स्टूल फॉर एंटीजन कर लेते हैं और उस पर 72% सेंसिटिविटी है। फिर IgG सीरम लेवल्स में हम कराते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 68 to 62% तक होती है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक टेस्ट अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करे और अगर आप अफोर्डिंग भी हैं तो डू गो फॉर एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। फिर कुछ हदायत हम इन पेशेंट्स को देते हैं कि आपने किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। एक तो ऑब्वियसली आपने बाहर के खानों से परहेज़ करना है, कोशिश करें घर से लंच लेके जाएँ, घर का खाना साफ़ सुथरा खाएं, कम मिर्च वाला खाएं, काली मिर्च और नमक के साथ खा लें, सिर्फ मिर्च का इस्तेमाल कम करें। अपना जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपने माइंड को इस तरह से बिजी रखें कि आपकी जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो। फिर आपने खाने और लेटने के दरमियान वक्फा 2 घंटे का रखना है, और जब आप लेटें तो आप जो है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपना जो हेड एंड है ना वो एलिवेट रखना है। एलिवेट इस तरह से नहीं करना कि आपने सर के नीचे 2 तकिए रखे हैं, उससे सिर्फ आपकी नेक साइड होल्डिंग ऊंची होगी। आपने बेसिकली अपने स्टमक को नीचे की तरफ रखना है। तो आपने जो है अपना बेड के जो नीचे वाले पाए होते हैं उनके 2 ईंटें दे लें, या फिर आजकल मेडिकेटेड बेड्स मिलते हैं जिनकी हेड एंड एलिवेशन हो जाती है। अच्छा, जब हमारे पास पेशेंट्स मैदे के मसलों के साथ आते हैं तो अक्सर उनका सवालात होते हैं कि डॉक्टर साहब कब आना चाहिए आपके पास। तो घर में अगर आपको थोड़ी बहुत जलन होगी, मतलब जिस तरह से आपको पता है कि आज आपने बाहर से स्पाइसी खाना खाया था और उसके बाद से आपको थोड़ी बहुत जलन हो रही है, तो उसके लिए तो यही है कि आप अगर घर में कोई PPI आप पहले से लेते हैं या आपको कभी किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, आप ले सकते हैं। आप 15-20 मिनट की वॉक करें और 2 घंटे के वक्फे के बाद लेटें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लेटते हुए सर का हिस्सा जो है, सर वाला हिस्सा ऊंचा रखें, तो आपके जो है ना वो बचाव हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार बार वही रिफ्लक्स हो रहा है, या आपको दर्द हो रहा है हल्का हल्का, या आपको जलन बार बार हो रही है, लाइक रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स हो रहा है, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रॉपर अपना टेस्ट करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको स्पाइसी फूड की वजह से ही हुआ हो सकता है कि इसके कोई और रिस्क फैक्टर्स हो। अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग
जो स्मोकर्स होते हैं वो एकदम से क्विट नहीं कर सकते क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन और दूसरे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप ग्रेजुअली उसको टेपर ऑफ करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक सिगरेट करके कम करें, अपने रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करें। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेस रिलेटेड है या आप खाली पेट बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, आपके लिए खाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना स्टमक खाली होएगा आपकी उतने ज़्यादा एसिड सिक्रीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता और रात का खाना बिल्कुल स्किप ना करें और दोपहर में भी कोई फ्रूट्स या जूसेस या थोड़ा बहुत आप जो है ज़रूर लें। उसके अलावा फिर अगर आपको बार बार हो रहे हैं सिम्टम जो है एहतियाती तदाबीर के बाद, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट करवाएं एंडोस्कोपी के ज़रिए या स्टूल फॉर एंटीजन या सीरम, जो भी आपका डॉक्टर आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपकी हालत के मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब करता है, उसके मुताबिक आप अपना टेस्ट कराएं। और अगर आपका वो एच पाइलोरी पॉजिटिव है तो फिर उसके लिए एक स्पेशल स्पेसिफिक रिजीम्स हैं जो कि अब करंटली गाइडलाइंस के मुताबिक 8 किस्म की रिजीम्स हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होगी आपका डॉक्टर आपको देगा और वो आप मुकम्मल करेंगे तो इरेडिकेशन थेरेपी के बाद जो है वो आपके सिम्टम्स रिजॉल्व होंगे। उस सूरत में सिर्फ एहतियाती तदाबीर से काम आपका नहीं होगा। फिर आपको ये है कि आपके जो मैदे की ये सारी अलामात हैं उसके लिए किस तरह से बचाव करना चाहिए, वो जैसे थोड़ा सा हमने पहले बता दिया कि खाने और लेट, कुछ लोगों को हम कहते हैं खाने और लेटने के दरमियान, तो वो खाने और सोने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा रखते हैं। हालांकि हमारी कहने की मुराद यही होती है खाने और लेटने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए ताकि आपका जो स्टमक एम्प्टी टाइम है वो पूरा हो जाए और आपका खाना स्टमक में पड़ा ना रहे। क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपका जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है वो खुल जाता है और खाना जो फ्लक्स बैक करता है, जिसकी वजह से जो है ना आपको जलन और जो है तेजाबियत के अलामात होती हैं। और कुछ लोग पेशेंट जो है ना वो कफ के साथ भी आते हैं, उनकी कफ की कोई सिम्टम नहीं होती, उनको कोई फीवर बलगम कुछ नहीं होता, वो कहते हैं डॉक्टर साहब खांसी नहीं जा रही। उसकी वजह भी यही होती है कि जब आपका एसिड रिफ्लक्स बैक करता है और जाके आपके लेरेंजियल ऑपरेटर्स को जाके टच करता है तो उससे आपको स्टिमुलेशन से कफ होती है। तो बहुत सारे कफ के मरीजों को अगर हम उसका गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या उसकी जो एसिड पेप्टिक डिजीज है उसको ट्रीट कर दे तो उनकी कफ खुद ब खुद ट्रीट हो जाती है। तो इसलिए जो है अगर आपको इस तरह से ड्राई कफ है और आपको कोई जो है सांस की मुतल्लिक कोई अलामात नहीं मिल रही है तो भी अपने डॉक्टर के पास जाएं और स्टमक के लिए अगर आपको वो ट्रीट करते हैं तो आपकी वो कफ बेहतर हो सकती है। फिर आप सोते हुए जो है वो सर वाला हिस्सा ऊंचा रखें और सिर्फ आपने जो है वो तकिए लेके सर वाला हिस्सा ऊंचा नहीं करना। आपका मकसद है कि आप स्टमक को नीचे की तरफ और अपनी खुराक की नाली को ऊपर की तरफ रखें ताकि आपका जितना भी खाना है वो नीचे की तरफ जाए। उसके लिए स्पेशल मेडिकेटेड बेड्स भी मिलते हैं और आप अपने बेड के जो हेड एंड है उसके नीचे जो है वो ईंटें वगैरह दे के घर में अगर आप करना चाहें तो इस तरह से आप जो है वो हेड एंड एलिवेशन कर सकते हैं। फिर जो है आप खाना वगैरह जो है सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्पाइसी चीज़ें ना लें, सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कम करें, जंक फूड्स ना लें, स्मोकिंग और जितने ये स्मोक्ड आइटम्स और फूड हैं वो आप बंद करें तो आपकी वो जो मैदे की अलामात है वो बेहतर हो सकती है।